बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? जहाँ जहाँ इस वक्त न्यूज़ देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद जो है वो मनाई जा रही है। सो आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। रब करे कि ये जो ईद की जो है अपने साथ खुशियाँ लेकर आया है, ये ईद जो है जितनी भी सेलिब्रेशन, जितनी भी रौनक, जितनी भी मुस्कुराहट आप लोगों के लिए लेकर आई है, ये हमेशा आपके चेहरों पर, आपके घरों में इस खुशी का हमेशा डेरा रहे। और गम जो है, ये ईद जो है वो बस कहीं दूर दूर चले जाए गम, और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये रब की तरफ से इनाम है उन बंदों के लिए जो रोज़े रखते हैं, जो रमज़ान में इबादत करते हैं। तो भरपूर तरीके से जो है वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में जो है वो कल इंशाल्लाह जो है वो ईद उल फितर जो है वो मनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज 30 रोज़े मुकम्मल हुए। कल बड़ा डाउट सा था क्या होगा क्या होगा, और ये था भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार बहुत सारे ममालिक में ये जो रमज़ान का चांद है वो एक साथ हुआ, और बहुत सारे ममालिक में एक साथ जो है वो रोज़ा रखा गया। तो वो भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। बट अगेन रब के हर काम में कोई मसलहत होती है। सो इस बार आज आप लोग ईद मना रहे हैं, कल इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। सो अगेन आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रूर मनाइए उन लोगों को जो आपसे रूठे हुए हैं, क्योंकि ये ईद मैसेज ही ये लेकर आती है कि एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, एक दूसरे के गमों को जो है वो सुनने का। ज़रूरी नहीं कि मैं किसी के गम को दूर कर सकूं, लेकिन अगर मैं किसी को सुन सकती हूँ ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो मैं कर रही हूँ। क्योंकि अक्सर जब हम लोगों को सुनते नहीं हैं तो वो ऐसा फील करते हैं कि शायद मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए आज के दिन लोगों से मुलाकात का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी इस ईद को। और आज जो है जब सुबह मैं ऑफिस के लिए निकली तो माशाल्लाह से अलग ही समा था। मौसम ने अपना रंग बदला हुआ था और बूंदाबांदी हो रही थी। इतना हसीन मौसम है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ साथ आज का दिन बड़ा मुबारक है, जुमे का दिन है, आखिरी जुमा है माह रमज़ान का। तो तमाम लोगों को ये जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। रब ताला ने हमें एक और रमज़ान का जुमा नसीब किया है। आम दिनों के जुमे की बहुत अहम फजीलत है, तो फिर ये तो रमज़ान का आखिरी जुमा है जो हमें ईद से एक दिन पहले नसीब हुआ है। सो इसकी अपनी रहमतें हैं, अपनी बरकतें। और इंशाल्लाह आज के हवाले से, जुमा के हवाले से, इस रमज़ान के आखिरी जुमा के हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो है वो हम ज़रूर बात करेंगे। अभी क्या हम बात करने जा रहे हैं, ईद है, बहुत सारा जो है खाने पीने का सिलसिला भी होगा। रमज़ान में भी ऐसा ही रहा, पकौड़े, शरबत, चटनियाँ एंड व्हाट सो ऑन, जितने लवाजमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे वो हम खाते पीते रहे। लेकिन होता यह है कि जैसे ही रमज़ान एंड होने वाले होते हैं, या स्पेशली ईद के बाद जो है वो अस्पतालों में पेट के अमराज के लोगों की जो है वो तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि ओवर ईटिंग इतनी ज़्यादा की होती है। अक्सर लोग ओवर वेट भी हो जाते हैं। सो अगर इस तरह के मसाइल हैं तो उस हवाले से भी आज डॉक्टर जो हैं वो आपको गाइड करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतनी सारी बातें थी जमा हुई भी, और मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन ये सब भी आप लोगों को कहना बड़ा जरूरी था। तो आप भी जरूर उन लोगों, बिल्कुल, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपने बैरून ममालिक भाइयों को और मुसलमानों को जो ईद मना रहे हैं आप लेकर आए, आपको आने वाले वक्त में जो है वो और सेहतमंद रखे, और माशाल्लाह आप जो है ग्रो करें वहाँ पर, और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। डेफिनेटली ऐसा ही है। और लेकिन सच्ची बात बताऊं, वैसे वो अल्लाह के घर की का जिक्र छोड़ के इसके अलावा जो रमज़ान का मज़ा पाकिस्तान में आता है ना, वो लोग मिस करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। खैर यहाँ हम सबकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर में या मदीना मुनव्वरा में आपको रमज़ान नसीब हो, और अल्लाह सबको नसीब करे ज़िंदगी में एटलीस्ट एक रमज़ान। लेकिन अगर मैं ओवरऑल वैसे बात करूँ तो वो जो सेलिब्रेशन, वो जो रौनक, वो जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है ना पाकिस्तान में, वो अलग ही बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कल इत्तेफाक की बात है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि चांद की कुछ शवाहिद मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, वही चाहता है, और लोगों ने वो चीज़ें जो है वो शॉपिंग सेंटर्स में और बाज़ारों में जाना शुरू कर दिया। फिर जब
जब वो मामला थमा कि नहीं एक दिन और मिल गया तो लोग फिर वापस घरों की तरफ आए। चलिए शुक्र है अल्लाह का कि 30 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। तो वैसे ये है बहुत सारे लोगों का, उन्होंने अगर चाहे अब कल काम करने वाले थे वो नहीं किए, वो आज के लिए उन्होंने बचाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने चांद रात की जो रौनक है ना वो उन्होंने उसको एंजॉय किया। वो पाकिस्तान में एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखती है कि चांद रात को निकलना, चाहे वो कुछ खरीदना हो या ना खरीदना हो, लेकिन निकलना जरूर है। और वो एक बड़ा एक कहते हैं लोगों का चाम होता है कि चांद रात में निकलेंगे, चांद रात में निकलेंगे, तो वो आज इसलिए लोगों ने बचा के रखा। तो छोटे छोटे से काम हालांकि वो कल हो जाते, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा नहीं अब एक और दिन मिल गया, चांद रात में जो है ना वो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपके अभी माशाल्लाह से फैमिली के साथ जो है आपका जो भी माशाल्लाह से इंटरेक्शन है, तो होता है कि मैं फैमिली को लेके जाऊं, या अक्सर घर के मर्द होते हैं वो कहते हैं नहीं ये तुम लोग खुद ही करो, मुझे नहीं कहना, मैं नहीं जाऊंगा साथ। नहीं, ओवन हमारे यहाँ जो शॉपिंग होती है वो हम ईद से रमजान से पहले कर लेते हैं। ओके। उसकी वजह है कि रमजान में जो मामूलात होते हैं इतने बिजी होते हैं, तरावी है, फिर रोज़ा है, फिर वो खातून खाना सारा दिन बिजी रहती हैं, तो फिर वो रमजान में निकलना मुश्किल होता है। ठीक है। जितनी भी बच्चों की बड़ों की छोटी मोटी शॉपिंग डेफिनेटली रहती है, लेकिन जो मेजर जो कपड़े वगैरह हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, अगर कोई घर को डेकोरेट करना है, कुछ करना है, तो हम रमजान से पहले कर लेते हैं ताकि हमें रमजान हम सुकून से गुजार सकें। और जैसे आपने कहा कि आखिरी दिन जो रहता है वो कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए रहता है, तो वो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं बच्चों के लिए लेकर, मेहंदी, पीको, पता नहीं ऐसी छोटी छोटी सी चीजें। लेकिन देखिए ये भी रौनक है ना, ये एहसास दिला रही होती हैं। अब ये ईद के 3 दिन, उसके बाद फिर वही सेम रूटीन, सब अपनी अपनी जिंदगियों में लग जाएंगे। वो कभी मौका मिला तो किसी को फोन कर लिया, ये कर लिया, या तो रोज आप सोच रहे होते हैं आज किसको कहूँ कि इफ्तार पर आ जाए या मैं चला जाऊँ। रोज आपको कहीं ना कहीं से जो है वो माशाल्लाह से इस तरह के इनवाइट्स आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी रमजान की ही रौनक थी। गैर रमजान में शायद वो जेस्चर, वो मोहब्बत, वो अपनायत आपको ना देखने को मिले, लेकिन इंशाल्लाह अब जब 11 महीने बाद दोबारा रमजान आएगा इंशाल्लाह तो वही रौनकें दोबारा लौटेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह हम अब आज बात भी करेंगे कि जिस तरह 12 आप रमज़ान में भी आते रहे, तो हमने इस चीज़ का जिक्र किया कि खुशी हो, जैसा भी मौका हो, लेकिन म्याना रवि के साथ खाना पीना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अक्सर नहीं हो पाता। लोगों ने बड़ी ओवर ईटिंग की, फिर कंटिन्यू फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल रहा। कुछ लोगों को बेसन से भी नुकसान होता है, पकौड़े वगैरह से। रमज़ान में नहीं होता, रमज़ान के बाद हो जाता है। तो ये जो सब चीज़ें रही हैं, अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये जो ओवर ईटिंग हुई है? जी, ओवर ईटिंग एक तो अभी रमज़ान में की है, बाकी फिर आप देखेंगे रमज़ान के बाद जो ही आप देखें ईद वाले दिन कितनी ओवर ईटिंग होती है, कितना हम मीठा खाते हैं, कितनी चीज़ें खाते हैं। मतलब मैदा हमारा, मुझे लगता है हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कर दो मुझे। लेकिन ये ना, आप जहाँ जहाँ ईद मिलने जा रहे होते हैं, अब वहाँ एक टेबल लगा हुआ होता है और वो होता है, आप चखे भी ना सब कुछ तो भी वो इतना सारा हो जाता है। यही हमारी रवायत है, यही हमारी जो जिंदा दिली है हमारे माशरे की, कि जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो रमज़ान है, रमज़ान के बाद है, लोग आपको जो है ग्रीट करते हैं, लोग आपके लिए जो है वो लोग चाहते हैं कि जी हम अच्छा पेश करें हमारे मेहमानों को। तो उसमें मीठा भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दावतें होती हैं एक दूसरे फैमिली में, फिर वो मुरगन गज़ाएँ शुरू हो जाती हैं। तो वो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपना ख्याल करें, अपना पेट का ख्याल करें। एकदम ना शुरू करते हैं बम्बार्टमेंट, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। और अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी चीज़ रखी है, रमज़ान के बाद भी शहीद के जो 6 रोज़े होते हैं, कि आप जैसे गाड़ी बहुत तेज़ चल रही होती है तो आप थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने रखा है कि अगर आप वो 6 रोज़े भी अगर इस महीने में किसी तरह पूरे करते हैं तो आपको ब्रेक मिल जाता है। आप एकदम नहीं शुरू करते कि आपने बस वो खोला, ऑन किया बटन और धमाधम शुरू हो गए, तो वो ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर लोग रखना चाहें शहीद के ईद जो 6 रोज़े होते हैं, तो पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। वेरी ट्रू, वो भी ज़रूर रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग रखते हैं, इवन कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो पूरा साल पीर और जुमेरात के रोज़े रख रहे होते हैं, माशाल्लाह, क्योंकि वो माशाल्लाह से सुन्नत को निभा रहे हैं। और मैं वो अंकल एक और आंटी हैं, मैं उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, और उनका चेहरा ऐसा है, इतने माशाल्लाह से वो खूबसूरत, प्यारे, तो खूबसूरत। पता नहीं अब आप लोगों के लिए नज़र में खूबसूरती क्या होगी, मेरे नज़र में तो ये कि बस जब मैं उनको देखती हूँ तो वो एक ऐसा एहसास होता है, एक अलग ही रौनक है वो। अब वो किस चीज़ की रौनक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी आदतों में एक आदत ये भी है कि वो हर पीर और हर जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, कैसा मौसम हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने वो रोज़ा रखना है। आप देखें ऐसे भी प्यारे लोग हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। और ये कि वो उस चीज़ को भी फॉलो करते हैं। लोग कहते हैं जी डाइटिंग कर लें और फला मर्ज हो गया, अब ये ना खाएं वो ना खाएं, तो अगर 2 दिन वीक में रोज़ा रख लेते हैं तो वो पूरा अपने आप को जो दोबारा से रिवाइटलाइज कर लेते हैं वो। अच्छा, ये हेल्थ के लिए वैसे कितना अच्छा है ये फास्ट जो है रोज़ा,
बहुत अच्छा ये अभी हम अच्छा वो तो मुख्तलिफ वो आई हैं तहकीक आई हैं, इसका हमने जिक्र भी किया है कि भाई साल में जो है वो 25-26 दिन जो है वो आपको भूखा रहना चाहिए। तो भाई रमज़ान यही तो हमें दर्ज देता है। आज आप लोग तहकीक करके ये बात कह रहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब आम दिनों में जिस तरह आप कह रहे थे अभी हर महीने में या कुछ महीनों बाद हमें इस तरह के का टाइम मिलता है कि इस महीने इतने रोजे रख लो, ये रख लो, तो इससे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन या वो जो सिस्टम है उसमें कितनी हेल्प होती है? उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि आप रूटीन जो चल रहे होते हैं आप रूटीन के दिन ब्रेक करते हैं। और ये कि अगर आप वीकली एक रोज़ा रख लेते हैं, महीने में 4 रोज़े रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं अपनी बॉडी को और उसको आप दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। जैसा कहा जाए जब बॉडी रीस्ट्रक्चर होती है तो आपको दोबारा से जो है एनर्जाइज करके और दोबारा जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो लेवल सही हो जाता है, और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म के अंदर पैदा हो होती हैं, जो मादे होते हैं उनको भी आप जो फासिद मादे उनको भी आप ख़त्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस भी ये थी, और जो लोग अगर ये फॉलो करना चाहें तो उनकी डाइटिंग भी हो जाती है, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बैलेंस्ड आप अपनी हेल्थ को रख पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो भाई बढ़ गया होगा बहुत सारे लोगों का, खास तौर पे रमज़ान के बाद। अगर आप रोज़ एवरेज लगाए ना, लाइक 2-3 कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम गिन के पकौड़े बनाते हैं, घर के जितने अफराद हैं सबके 2-2 पकौड़े। मैंने कहा 30 दिन का हिसाब लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने हो गए। सो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा है बहुत सारे लोगों का डॉक्टर साहब। तो वो अब ये रमज़ान से पहले भी हम ये बात कह रहे थे कि प्लीज़ एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को विजिट कर लें, ताकि आपको एक रूटीन, एक चार्ट बना के दे दिया जाए, क्योंकि दवा भी तब्दील होती है। हमने भी इस पे प्रोग्राम किया था। सो अब जो है कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ये सारा बड़ा डिसबैलेंस हो गया होगा, लेकिन रमजान में नॉर्मली लोग नहीं जाते, पहले चले गए तो चले गए, तो अब उसको वापस रूटीन में लाने के लिए क्या स्केड्यूल होना चाहिए? जी बिल्कुल, खासतौर पे वो मरीज जो दिल के आर्दे में मुब्तला हैं या डायबिटीज के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए रमज़ान के फ़ौरन बाद। क्योंकि अगर रमज़ान में उन्होंने रोज़े रखे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी डाइट को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर्ड किया होगा, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होंगे तो जब वो जाएंगे रिश्तेदारों के यहाँ या अपने लव वंस के यहाँ तो उनको फ़ौरन खिलाया जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता, खा लो कुछ नहीं होता, 2 यूनिट बढ़ा लेना, 2 यूनिट कम कर लेना, या हाइपर टेंशन के अगर मरीज है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक जो है ज़्यादा है कुछ नहीं खा लो, तो वहाँ उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आपके पास एक खुला हुआ फील्ड आपके पास ओपन है, आपने जो खाना खा लें आप, और जितना ज़्यादा आप अगर खा लेंगे, खुदा ना खासा बदपरहेज़ी करेंगे आप, तो वो बाद में आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो भी इस तरह के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं वो बिल्कुल एहतियात के साथ खाना खाएं। देखें जिस तरह रमज़ान में उन्होंने पूरे महीने प्रैक्टिस की है, अब वो अमली उसको पजामा मतलब जामा पहनाएं उसको, ताकि ये कि वो उसको ख़ास तौर पे अपना डाइट को जो है वो कंट्रोल कर सकें। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ईद में, लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अस्पतालों में आप जाके देखें, इमरजेंसीज में आपको लोग नज़र आ रहे होते हैं। सो ये क्यों है? क्योंकि जब हमारा स्टमक यूज टू नहीं होता ना, थोड़ा उसको रिलैक्स होने की आदत हो चुकी होती है, तो हम एकदम से जब बम्बार्डमेंट शुरू करते हैं तो उसको समझ नहीं आता। वैसे तो हम इफ्तार में भी उसके साथ यही सलूक कर रहे होते हैं, लेकिन कम से कम उसको ये होता है मेरे साथ दिन में ये सलूक नहीं हो रहा होता, तो हम जब वो शुरू करते हैं तो वो अपसेट होने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम खाना खाते हैं, अभी अब देखें ईद में क्या होगा, लोग खाना खाएंगे सो जाएंगे, ये फौरन सोना भी खतरनाक है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो आप एकदम खाना खाते हैं, स्टमक में डालते हैं और फौरन कहते हैं जी अब तो ईद, अक्सर लोग ईद में सो जाते हैं, खाना खाया खूब हैवी और जाके सो गए, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि आप सो जाते हैं तो जो आपके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हार्ट पेन हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आप उसको सिलेक्ट कर देते हैं, उसको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और फिर आगे जाके आपको नुकसानदेह साबित होता है। तो वो हज़रात जो इस तरह के खाने की ख्वाहिश रखते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो एहतियात करें और खाने में देखभाल के खाना खाएं। अगर उन्होंने मीठा खाना है तो मीठे को जो है वो अपना देख लेंगे। अब आजकल आम का सीज़न है, आम बहुत लोग पसंद करते हैं, आम खाने में अब तो रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो आम ओपन है तो ज़्यादा खाएंगे। जी हाँ, तो वो इतना ज़्यादा मतलब लोग चुनेंगे, मिल्क शेक बना लिया कुछ खा लिया, अब तो आम वाकई मज़दार में। जी हाँ, तो वो ये सारी चीज़ों को देख के स्ट्रक्चर खाएं। नॉर्मल आदमी भी जो है अपना डाइट के जो प्लान उन्होंने पूरा महीने रखा है उसको फॉलो करते हुए आगे चलें, ताकि अभी जो उन्होंने वजन कम किया उसको या यकीनन कम हो जाता है। किया वजन कम कुछ लोग हैं ऐसे, तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे बड़ा अच्छा महीना होता है ये वजन कम करने का, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। कुछ लोग अपने आप को ये चैलेंज भी करते हैं कि हमने रमज़ान में वजन कम करना है और हो भी जाता है, और कुछ लोग कोई चैलेंज किए बगैर अपना वजन जो है वो गेन कर लेते हैं, बढ़ जाता है उनका वजन। सो उसकी एक मेन रीज़न यही है कि हम सहरी भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसके बाद ये है कि नमाज पढ़ी और फिर सो गया, तो वो वाला टाइम जो एक डाइजेशन का टाइम होता है जो
कहते हैं कि खाने के 1 से 2 घंटे बाद आपको बेड पर जाना चाहिए। तो ये सहरी में मामला खराब होता है ना, क्योंकि सहरी में इफ्तार के बाद तो इतना नहीं, इफ्तार में तो आपको उसके बाद इशा की नमाज भी है, तरावी भी है, मगरिब भी है, तो आपको टाइम मिल जाता है। बट सहर के बाद जो है आप सो जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा मसला डिपेंड करता है सहर में आपने क्या लिया है। अगर खुदा ना खास्ता आपने पराठे खाए और खूब सारा खाया है पराठे को तो वो फिर ये होता है कि आप जब इतना ज्यादा हैवी मील ले लेंगे तो उसको हजम भी तो करना होगा ना। अगर आप फौरन ही सोने चले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर वो लोग जो सहरी हल्की लाइट लेते हैं तो वो तो यकीनन बिस्तर पे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रात का खाना खाया हुआ होता है तो वो हजम हो जाता है। लेकिन अगर इतना हैवी मील लेंगे कोई सहरी में कि सारा दिन हमने कुछ नहीं खाना, अभी खा लें, तो फिर उनको एहतियात करनी चाहिए कि वो एकदम फौरन ना सोएं, थोड़ी सी वॉक कर लें और उसके बाद जाके सोएं नमाज के बाद। राइट है, तो थोड़ा सा जो है ना वो इस टाइप का बैलेंस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि हम ओवर ईटिंग की या खाने की जो ज़्यादती के हवाले से हम बात करें या वो जो रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, ईद में हम नाश्ता, हमारा लंच, हमारा लाइक हाई टी का सिलसिला चल रहा होता है, डिनर्स, ओवरऑल तमाम मील्स जो है ना वो बड़े ओवरऑल हैवी हो रहे होते हैं। और ये एक दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर आने वाला नेक्स्ट वीकेंड दोबारा, माशाल्लाह से पूरा महीना ही हम लोग ईद मना रहे होते हैं, दावतें और ये सारा सिलसिला। डॉक्टर साहब, क्या ये भी एक रीज़न है ना कि हम उसमें कहीं ये नहीं कहते कि चलो 3 दिन 4 दिन जो है वो मुसलसल हेवी फूड लेना, फ्राइड आइटम, रोगनी ग़िज़ाएं लेना, तो वो शायद ज़्यादा वजह बनती है इन चीज़ों की। वो भी वजह बनती है। दूसरा देखें, ईद के फौरन बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा जी। अब लोग जो हैं वो वीक में 1-2 तो ज़रूर अटेंड करेंगे लोग। तो एक तो आप दावतों में खाना खा रहे हैं, फिर शादियों में जाके खाना खा रहे हैं। वनडिश जो है वो अभी खत्म हो गया ना, ये वनडिश है तो खत्म हो गया। अब तो जनाब वो बड़ी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज थी वनडिश जो है ना वो। और एक और चीज जो पंजाब में होती है जो बहुत अच्छी बात है कि 10 बजे कोई भी लाइक प्रोफाइल मेंटेन करने वाला शख्स अगर वहाँ शादी है तो 10 बजे हॉल्स जो है उनकी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और लोग जो है वो अपने आराम से घरों में चले जाते हैं। उनको पता होता है सुबह काम पर जाने सारा सिलसिला। लेकिन हमारे यहाँ पर तो बारात ही 11 बजे के बाद आ रही होती है। बेचारे मेहमानों का क्या कसूर है, 1-1:30 बजे आप उनको खाना देते हैं फिर नहीं। लेकिन अब ये हुआ कि 12 बजे तक शायद लाइट बंद कर देते हैं हॉल वाले ना, क्योंकि वो मोबाइल आके बाहर खड़ी हो जाती है। तो अगर मोबाइल वालों को मोबाइल की तो कोई टेंशन ही नहीं है मोबाइल तो अपनी चीज है। यहाँ पर अपनाइयत बहुत है पुलिस वालों में और लोगों में, आपस में इतना इंटरेक्शन है कि मामलात बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन यह है कि ये चीज़ पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट हुई है और ये यहाँ पर भी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं, अच्छा, कानून को भी नाफिज कराने के लिए आपको थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ती है। और जब हुकूमत की तरफ से या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से सख्ती आती है ना, तो हम एकदम से हिल जाते हैं। हम कहते हैं क्यों, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है कानून को फॉलो करने की ना। सो कोई बात नहीं, अगर हम पे सख्ती हो रही है और हमारी बेहतरी के लिए हो रही है तो थोड़ी सी हमें उस पेन को हमें बेयर करना चाहिए। लेकिन इससे बहुत ज्यादा एक फर्क पड़ सकता है। इवन लोड शेडिंग के हवाले से आप देखें, बड़ी बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है। जो लोग पैनिक में भागते हैं और तुम्हारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, देखें ना अक्सर अब आप वीकेंड्स पे क्या हाल होगा शहरों का आप खुद देखेंगी। तो यही है कि लोगों को थोड़ा सा अपने आप को कितने बजे तक आएंगे और खाना कितने बजे खुलेगा, फिर कितने बजे वापस जाएंगे, तो उसकी जो टेंशन होती है वो उससे पूछें। मेहमान तो तैयार होकर चला गया, खाना खाया, घर आ गया, लेकिन उस बेचारे की जो टेंशन होती है कि जी खाना टाइम पे सर्व हो जाए, सब लोग खा लें। अब आधे लोग अभी आ गए, आधे लोग बाद में आएंगे, तो खाने का जो सिलसिला होता है वो भी टूट जाता है। तो वो उसकी जो कहते हैं ना फैमिली की जो बरकत जो है खाने की, वो फिर खराब होती है। उस बेचारे को खुदा ना खास्ता कम ना पड़ जाए, इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर लोग हबड़ दबड़ में बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। बाद में ये भी हो रहा होता है, उसमें ये मसला था खाने में, उसमें ये था वो, तो उसके बगैर तो मुकम्मल नहीं है ना हमारा मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये इतने हैवी खानों के बाद अक्सर लोगों को ब्लोटिंग फील होती है, ऐसा लग रहा होता है कि बर्निंग हो रही है। इस तरह की कंडीशन में क्या करना चाहिए? लाइक आप उस वक्त अगर घर में हैं मौजूद, क्या फर्स्ट एड हो सकती है? जी, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, देखें जब भी ये इस तरह की चीज़ होती है तो फूड पॉइजन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फूड पॉइजन क्यों होते हैं? वो इस वजह से होता है कि आप अगर कोई रॉ आपका खाना है, अगर रॉ मीट है या रॉ चीज़ें हैं, वो आपने कुक उसके साथ रख दी हैं फ्रिज के अंदर या इसके अंदर, तो वो कभी ना रखें आप। किसके साथ रख दी? कुक्ड मील के साथ रख दी। अच्छा, ठीक है। अनकुक्ड जो रॉ चीज़ें होती हैं वो आपने कुक्ड मील के साथ रख दी, तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन जो है वहाँ तक सरायत कर जाए। उसमें बहुत सारे वायरसेस भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रॉ उसमें पलती हैं और फिर वो हमारे फूड में चली जाती हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि खाना हमने पकाया, फ्रिज में रख दिया, गर्म किया,
दोबारा रख दिया, फिर दोबारा गर्म किया। ये जो अमल बार बार का होता है ये सबसे खतरनाक होता है। कि खाने में को एक दफ़ा आपने अगर गर्म कर बना के रख दिया, दोबारा आपने निकाला गर्म किया, फिर दोबारा रख दिया, फिर निकाल के गर्म करें, तो बार बार जो गर्म करते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खानों में। इसमें भी बहुत सारी जरासीम पैदा हो जाते हैं जो आपकी सेहत को नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इसलिए अगर खुदा ना खासा जितना खाना है आपने उतना निकालें, आप जी इतना निकालें, गर्म करें, पूरा ना गर्म करें, इतना गर्म ना करें, जितना निकालना आपने कर लें, और फिर उसके बाद खाने के बाद दोबारा रख दें। पूरा आप सालन गर्म करते हैं, उसको फिर दोबारा से फ्रिज में रख देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं। क्योंकि लोग अब सहूलत है ना, ये वो माइक्रोवेव की सहूलत आ गई है कि ये वो जो भी है इसमें गर्म कर लिया, ये सबसे ज़्यादा और हेल्थ हैजर्ड है माइक्रोवेव। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रोवेव पे तो बड़े सवाल हैं लोगों के, बड़े कंसर्न हैं। मैंने तो कुछ लोगों को देखा उन्होंने निकाल ही दी अपने घरों से, जब उनको समझ आई है कि इसका क्या है, निकाले नहीं, लेकिन कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो इस तरह से बताया जाता है कि आप उसके अच्छा जब आप माइक्रोवेव लेते भी है ना अच्छी आप ब्रांड्स का, तो वो आपको एक लिड भी देते हैं, प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक हीट में जाए तो वो नुकसान पहुंचाता है, बट उनका इस तरह के कवर्स होते हैं कि जब भी आप अपना कोई प्लेटर रखेंगे तो आप उसको कवर करेंगे कि डायरेक्टली उस पर वो लाइट या वो चीज़ ना हो। अच्छा हम जब करते हैं बस प्लेट ली, मग लिया, डायरेक्टली माइक्रो में रखा और बस, हम उसको कवर भी नहीं करते। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं एक एहतियात है कि आपने उसको कवर करना है उस चीज को। दो बड़ी एहतियात होती है माइक्रोवेव में। एक तो ये कि जो आप अंदर सालन रख रहे हैं या खाना रख रहे हैं वो, दूसरे जो आप जब माइक्रोवेव को बंद करके खड़े हो जाते हैं ना वहाँ पर, तो वहाँ खड़े ना हो आप। अच्छा, क्योंकि उसकी रेज निकल रही होती है वो इस तरह से होती है कि आपके जिस्म के अंदर भी दाखिल हो सकती हैं। तो आप ऐसा करें, वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाएं। जो भी आपने टाइमर लगाया 1 या 2 मिनट का, आप टाइमर लगा के आप वहाँ से हट जाएं, थोड़ा दूर हो जाएं। जब वो टाइमर खत्म होगा आपको बीप करेगा, आप जाके खोल के चीजें निकाल लें। इतना सोचें, इसकी रेज इतनी खतरनाक है। एक एसिडिटी रहती है और हर मील के बाद उनको एंटी एसिड इस तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इजी हो सके, और कई सालों से लोग लेते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इसका कोई हल मौजूद नहीं है? ये हल बिल्कुल मौजूद है। देखिए 2 तरह के अल्सर होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर कराते हैं, पेप्टिक अल्सर कराते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद जलन होती है, कुछ लोगों को खाना खाने से पहले होती है। जब खाली पेट होता है तो उनकी एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है मैदे के अंदर, और वो दीवारों को खाने शुरू करते हैं, एसिडिटी होती है नर्व्स, तो आपको पेन शुरू हो जाता है। फिर आप कुछ खा लेते हैं तो आपको बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग खाना खाने के बाद होते हैं, जब आप खाना खा चुकते हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी इसलिए बढ़ती है कि जब उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड आता है तो वो आपकी वॉल्स को जो है प्रॉब्लम करता है, आपकी जो लाइनिंग है उसको प्रॉब्लम करता है, तो आपको बर्निंग शुरू होती है। तो ये दोनों सूरतें जो है वो इस तरह बेहतर हो सकती हैं कि आप ये देखें कि आपके खाने का तरीक़ेकार क्या क्या। आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च इस तरह की चीज़ें खाते हैं, या बहुत लोग होते हैं अक्सर जो बहुत मिर्चों वाला सालन पसंद करते हैं, उससे अवॉइड करें। बहुत तली वाली चीज़ें होती हैं या बहुत तरी वाली चीज़ें होती हैं, उनसे अवॉइड करें, वो ना लें आप। और खाने में अगर खुदा ना खाते खाने से पहले कोई चीज़ हो रही है तो हमेशा अपने मैदे में कुछ ना कुछ रखें ताकि जो एसिड आ रहा है वो अपनी वॉल्स को या आपकी लाइनिंग को ख़राब ना करे, उस फूड को डाइजेस्ट करे। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर होती हैं। फिर कभी भी खाना खाने से पहले आप पानी ले सकते हैं गिलास, ताकि जो है वो आपकी जो भी एसिडिटी हो रही है उसको न्यूट्रल कर दें, वो फिर आप खाना खा लें। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बाकी ज़्यादा अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, प्रॉपर इसका इलाज होता है। आप इलाज कराने के बाद इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। ठीक, लेकिन स्टार्ट में अगर आप उसका कर लेना, इतना बढ़ जाता है लोगों को अल्सर बहुत ज़्यादा, इवन एंडोस्कोपी और इन सब चीज़ों तक जाना पड़ता है, और वो भी कोई आसान प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आप कंटिन्यू आप अच्छा वीकनेस भी हो जाती है ना, क्योंकि जब आपको स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो आप प्रॉपर खा नहीं पा रहे होते, आपका डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। तो ये लगता है कि एक ऐसी नॉर्मल सी चीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आगे जाकर होती रहती है। तो कहते हैं मैदे पे बरम हो गया है, इसका मैदा बहुत कमज़ोर है, ये है, ये टर्म्स क्यों यूज़ करते हैं? मैदा कमज़ोर होना क्या होता है डॉक्टर साहब? मैदा कमज़ोर होना नहीं होता। मैदा कमज़ोर इसलिए होता है कि वो जब आप कुछ चीज़ खाते हैं आपको तो डायरिया हो जाता है, क्योंकि आपका मैदे की जो लाइनिंग है वो प्रॉपरली हेल्दी नहीं होती। अच्छा। तो जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं तो बजाय डाइजेस्ट करने के वो आपको डायरिया की सूरत में जो है वो बाहर आ जाता है। तो वो इसलिए कहते हैं जी मैदा, इसको कोई चीज़ हजम नहीं होती। इवन के अल्सर इतने खतरनाक हो जाते हैं कि खुदा ना खासा फिर आपको जो है वो फीसिस में या स्टूल में खून आना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है कि आपके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये खून ज़ाया कहाँ से हो रहा है। पता है आपके स्टूल में जब आप स्टूल्स का टेस्ट कराते हैं पता चलता है जी इसमें तो ब्लड आ रहा है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। बाद लोगों को कहते हैं जी पुरानी पेचिश है, ये पुरानी जो है इनको MBBS से, तो वो भी इसी तरह से जो है वो
मैदे की सूरत होती है जो उनको आंतों के जरिए बाहर निकल के और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा। आंतों में जख्म हो जाते हैं अक्सर लोगों के, आप देखा होगा। आंतों का अल्सर होता है, ये इसका बता रहे जी, हैं? वो भी इसी का बता रहा हूँ। तो वो उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ खा पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जलन होती है उनको, कोई भी पानी तक पियेंगे तो उनको जलन होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जाएगी वो एकदम रिएक्ट करती है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल में चली जाती है। और ये आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली होती है, एकदम नहीं होती कि आज मैंने खाना शुरू किया और कल से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुसलसल अगर मैं ये चीज़ें काम करूँगा और उसका कोई रेमेडी नहीं होगी तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। सही डॉक्टर साहब ने कहा मिर्चें हैं, कुछ लोग हैं उनके घरों में खाने ही मतलब गोश्त सब्जी का जायका ही नहीं होता, सिर्फ मिर्चों का जायका होता है। तो ये जो मिर्चें फाँकने वाली बात है ना कि आप इस तरह इस्तेमाल करें, वैसे भी कहते हैं कि जो रेड पाउडर चिली है ये नुकसानदेह, आप क्रश चिलीज इस्तेमाल करें। काली मिर्च किसी दिन काली मिर्च में बना लिया, किसी दिन हरी मिर्च में बना लिया, कभी आपने क्रश रेड चिलीज ले ली, इस तरह वो कंटिन्यू हमारे वो पिसी हुई मिर्च और वो शदीद भुना हुआ और उसके ऊपर तरी, ये सब चीज़ें सुगड़पन की निशानी है। लेकिन उस सुगड़पन से ये सारे मामला डॉक्टर साहब यही चीजें है ना, वो ये कहते हैं कि सारा में रौनक नहीं है। वो रौनक किस तरह से आती है कि जी लाल होना चाहिए, उसमें तरी होनी चाहिए, वो खाना दे दें ऐसे लोगों को तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, वो नुकसानदेह तो कुछ मतलब वो खा ही नहीं पाएंगे। हालांकि उनके लिए सेहत के लिए अच्छी है लेकिन वो नहीं खा पाते। कब खाते हैं वो कि जब डॉक्टर उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जी अगर आपने खाया तो आपकी जिंदगी को नुकसान है, तब फिर वो सारे परहेजों पे आ जाते हैं। इससे पहले आप कहते हैं कि भाई परहेज कर लेना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हो जाता है तो फिर उनको परहेज करना पड़ता है, चाहे वो हार्ट के अमराज के अफराद हों, चाहे वो डायबिटीज़ के अफराद हों। जब पहले अगर आप उनको समझाते रहे कि देखें भी आप खतरे वाली घंटी पे आ गए, जिंदगी है खा पी लें, खा पी के गुजर जाए, ऐसी बातें पता नहीं कि लाइक क्यों ये इतने इस तरह के लेम एक्सक्यूजेज हैं जो हम दे रहे होते हैं। बिल्कुल ज़िंदगी है, अल्लाह की नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इसका। लेकिन ये जो रब ने हमें बॉडी दी है, इसमें ये हमें ऑर्गन्स दिए हैं, ये सब ये अल्लाह की दी हुई हम पर एक एहसान है रब का हम पर, और ये अमानत है, हमें इसको वापस लौटाना है। आप कहें कि नहीं मैं एक कान खराब लेकर आया हूँ, अपना मैदा खराब लेकर आया हूँ, कितनी बुरी सी बात होगी। रब कहेंगे कि देखो मैंने इसको इतना नवाजा था और ये अपने ऑर्गन्स अपना ख्याल नहीं रख सकता। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। और बहुत सारे लोग हैं जो चले गए इस दुनिया से, बीमारी में गुजर गई उनकी ज़िंदगी, लेकिन किस तरह गुजरी अगर आप जो आज बीमार हैं आप उनसे जाके पूछें कि वो कितनी तकलीफ में जो है वो मुब्तला हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इशू आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब लोग आते हैं उनके जो डीप फ्रीज़र होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें अपनी चिल करके रख देते हैं। जैसा गोश्त है, उन्होंने गोश्त लिया और उसको बहुत फ्रीज़ कर दिया। अब जैसे ही गोश्त उसमें से उन्होंने निकाला, सीधा हंडिया में चला गया या माइक्रोवेव में चला गया। ये कभी ना करें। उसको थॉ होने दें। थॉ होता है कि जब आप बहुत कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कंडेंस आपने उसको जो है वो उसमें रखी है टेम्परेचर के अंदर माइनस में, तो वो बहुत ज़्यादा आपको देखें बहुत ज़्यादा जम जाती है। वो जमी हुई चीज़ को आप थोड़ा सा उसको रेफ्रिजरेटर में नीचे वाले पोर्शन में रखें, वो जब तक थोड़ी सी मेल्ट हो जाए उसके बाद आप खाने के लिए लेके जाएँ, उसको पकाने के लिए, या माइक्रोवेव में रखें। ये कभी ना करें। आपके बिल्कुल जो है वो जो चिल वाली चीज़ होती है उसको आपने निकाला और वो हंडिया में डाल दिया, गर्म जल्दी से काम हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक होता है खाने के लिए। तो ये अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि वो ये ज़रूर करें कि पहले फ्रीज़र में से चीज़ निकालें, उसको थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर नीचे वाले पोर्शन में रखें, वो जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद पकाने के लिए रखें, ऐसा ना करें। राइट, चलें ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और फ्रीज़र में भी आप मतलब बाकायदा अलग तरह के ना बैग्स आते हैं, सील बैग्स आते हैं, ये सब चीज़ें जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, रॉ फूड है आपका या आपका कुक फूड है, वो भी आप एक साथ रखते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अक्सर हमारे फ्रीजर्स जो हैं उनका इतना बुरा हाल होता है। वैसे ये भी इसका भी किसी को आपने चेक करना ना वो कितना सुगड़ा था, आप उसका फ्रिज खोल के जो है वो देखें, आपको पता चलेगा कि वो कितनी जो है वो रख रहे होते हैं, उसकी सफाई है, उसका ख्याल रखना। क्योंकि जो स्टोर फूड है ना, ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम डॉक्टर साहब क्रिएट करता है। स्टोर फूड और कैन फूड, अब आप अक्सर लोग कैन फूड हक में ही नहीं हो वैसे कैन फूड। अब लोग अक्सर जो है यहाँ पर हमें रहते हुए जरूरत नहीं है वैसे कैन, लेकिन लोग अब अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए करते हैं। ये जो ऑफिस के लोग हैं या जो खवातीन ऑफिस में काम करती हैं, इस तरह के वो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कैन फूड यूज़ करती हैं। अब कैन फूड भी आप किस तरह से चेक करेंगे कि ये सही है नहीं? उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप कैन को पानी के अंदर डाल दें। ठीक है। अगर वो कैन ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है प्यूरिफिकेशन हो गई है, इसके अंदर गैसेस बन गई, ये ख़राब है, इसको फेंक दें आप। और अगर आपने जो है उसको ये मतलब इंस्टेंट चेक है, ये आपने उठाया कैन, आपने कहा कि ये पता नहीं इसमें सही होगा नहीं होगा, आप खोलेंगे, आपने फौरन डाल दिया, नहीं, पहले उसको पानी में डालें,
अगर पानी में वो डिप हो जाता है तो इसका मतलब है कि अभी तक सही है, और खुदा ना खास्ता अगर वो ऊपर तैरता हुआ आ जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर गैसेस बन गई हैं और अपना इसके अंदर जो है अच्छा, वो ये सिर्फ फूड के लिए, जिस तरह ऐसा होता है ना हम लोग वो टिन पैक्स ला रहे होते हैं, मशरूम्स हैं, कॉर्न्स हैं या चिक बीन्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, पाइनएप्पल्स हैं आपको टिन में मिल रहे होते हैं, अब आप ग्रोसरी में ले आए, कभी यूज़ हो गया नहीं हुआ, कभी पड़ा हुआ है आपके पास इस तरह, सो वो उनको भी इसी तरह चेक किया जा सकता है कि आया वो ठीक है या नहीं, आपने उसको पानी में डाला है, अगर वो ऊपर आ गया इट्स मीन कि वो ख़राब हो गया और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो है ना ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सपायरी को भी हटा के एक्सपायर हो जाता है, दोबारा दूसरी उस पर लगा देते हैं, ये भी बड़े मसाइल हैं कि आपको एक्सपायरी से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एहतियात करना चाहिए। इवन कि आप देखें, आप अंडे हैं, अंडे अक्सर देखें जब आप तोड़ते हैं चलता खराब है, अब बगैर तोड़े कैसे पता चलेगा खराब है? अच्छा। उसको भी पानी में डाल दें, ओके। अगर वो डिप हो गया तो सही है, अगर वो ऊपर आ गया तैरता है इसका मतलब कि खराब हो गया। टूट गया कर सकते, नहीं टूटेगा आराम से, मेरे जैसा तो यूं छोड़ दे, नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर ही चला जाए, तो आपके भाई डॉक्टर साहब ने मेरे जो है ना वो ये जाया करवा दी। आराम से आप उसको डिप करेंगे, अदरवाइज खराब होगा तो जो है ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। अक्सर आप ऑमलेट बना रहे हैं, आपने 1-2 अंडे डाले और एक और डाला तो वो खराब था, सारा आपका बैटर खराब हो जाता है उसमें। तो ये आसान तरीका है कि आप देखें कि जी हमारी चीज़ें जो सही हैं या नहीं है, तो आप ये आराम से, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा काम करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो पानी भरा हुआ रखा होता है ना किसी चीज़ में, तो उसमें फ़ौरन करके टेस्ट करके देख लें, उसके बाद अपना काम कर लें वो। राइट, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं इनकी एहतियात। इसी तरह आज हम जो जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, खाने पीने में हमारे यहाँ हम कुछ चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमने बहुत हैवी खाना खाया और वो एक फीलिंग भी आ रही होती है, हम कह रहे होते हैं मैं यहाँ तक भर गया हूँ, मैंने इतना खा लिया है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बेचारी एक मासूम सी ग्रीन टी है, मैं उसको पी लूँगा, ये सारा वो अंदर जाके ऐसे क्रशिंग का काम करेगी, सब हज़म हो जाएगा। या फिर जो है ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, हाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर होता भी है हेल्प आपको, लाइक वो ऐसा लग रहा होता है खास तौर पे इन कार्बोनेटेड ड्रिंक से कि अंदर कुछ क्रशिंग जो है ना वो शुरू हो गई है, ऐसा काम करती है। वो क्रशिंग नहीं होती, असल में होता है कि जब आप कार्बोनेटेड कोई भी चीज़ लेते हैं हाँ। तो अंदर जाके वो गैसेस बन के ना उसको डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाती है वो, ठीक है। लेकिन उसके अपने जो मुज़र असरात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, ठीक है ना, वो तो अपनी जगह है, लेकिन खाने के हजम करने के जो अमल में थोड़ा सा वो आपको हेल्पफुल हो जाते हैं। अक्सर लोग देखें हमारे घरों में लोग वालदा वगैरह चूरन बना के रखती थी पुरानी, तो फांकी लगा लो तो ये वो अजवाइन और हाँ मतलब मुख्तलिफ चूरन वो पीस के रखती थी कि खुदा ना खास्ता जब कभी हैवी इस तरह होता तो वो कहती थी वालदा लो एक चमचा चूरन चाट लो, तो आजकल वो चीज़ नहीं मिलती, और गोलियों की सूरत में मिलती है या और दूसरे ब्रांडेड नाम है वो मिलते हैं, लोग खाते हैं, उससे फ़ायदा हो जाता है। उसमें भी काला नमक होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं जो खाने के हजम करने के अमल में मददगार साबित होते हैं वो, तो इस वजह से लोग जो इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसकी कोई इतनी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि जी आप ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ये कि हेल्पफुल होती है कि आपके डाइजेशन में के अमल में वो हेल्पफुल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे एक जिम इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताई थी, वो ये कहते थे कि जो इसबगोल है ना, ये एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है। अगर आप खाने से पहले, अगर आपने कभी कोई चीट डे आपने करना है और आपने कोई फ्राइड चीज़ या इस तरह की कोई चीज़ खानी है, तो आप पहले इसबगोल जो है वो आप पानी में घोल कर और आप उसको पी लें, तो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो मतलब इस तरह के ऑयल को आई डोंट नो एब्जॉर्ब करता है या क्या करता है। तो डॉक्टर साहब ऐसा कुछ है, ये हेल्पफुल साबित होता है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये रोज़ नहीं करना, मतलब चीट डे, और चीट डे आपको 15 दिन में 10 दिन में कोई एक दिन मिल रहा होता है। असल में असफगोल क्या है? असफगोल फाइबर डाइट है। असफगोल जो है हस्क है, हस्क छिलका जो होता है उसका, वो जब आप लेते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल या हम ये कहा जाता है कि जितनी फाइबर डाइट आप लेते हैं वो आपको इस कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने नहीं देता। अच्छा। या आपके मैदे के अंदर एक बल्ब प्रोड्यूस कर देता है। अक्सर आप देखेंगे जिनको लोगों को डायरिया होता है या जो मैदे की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं आप असफगोल लें। वो असफगोल क्यों लेते हैं कि वो एक बल्ब प्रोड्यूस करता है, वो मैदे के अंदर जो डाइजेशन के अमल में मददगार साबित होता है। इसलिए लोग कहते हैं ये आप असफगोल ले लें या असफगोल का हस्क ले लें, उससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपकी जो है वो फाइबर डाइट अच्छी होती है, आपके स्टूल पास करने में आसानी हो। अक्सर जिनको पुराना कब्ज होता है उनको भी लोग असफगोल देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आपका एक मास बने, बल्क बने और आप इजी से जो है डेफिकेशन कर सकें या इजी से जो है वो स्टूल पास कर सकें। तो ये इसके पीछे मिथ है या इसके पीछे साइंस है कि जो असफगोल जो इस्तेमाल इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। राइट, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, बट इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको
इसको पानी में डिप करें, ये जेली की तरह से जो है वो फूल जाता है, देन आप इसका इस्तेमाल करें। वैसे दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतें। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लोग चमचा रख के और पानी पी लेते हैं, एक चमचा लिया वो से पानी पी लिया। वो ये चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि जल्दी जो है कोई असर हो जाए, कुछ लोग पानी में घोल के पीते हैं ताकि वो मैदे के अंदर रहे। कहा जाता है बेहतर ये है कि पानी में घोल के पिया जाए उसको। दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतें, जो जिस तरह का डॉक्टर एडवाइस करता है आपको, आप उस तरह से लें। आप पानी की सूरत में पी सकते हैं, आप फांकी की सूरत में भी ले सकते हैं। असल तो वजह है कि वो जगह पर पहुंच जाए और अपना काम दिखाए। चाहिए फिर वो जाके अंदर फिर वो जेली बनेगा। इससे आप पहले उसको जेली बना के भेज दें ताकि थोड़ा सा मैदे को और काम कम करना शुरू हो जाए, इसलिए। बट ये है कि कहा यही जाता है कि आप उसको पानी में जो है वो आप घोल कर इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, ठंडा पानी जो है वो हमें बहुत आदत है, गर्म पानी मूड ख़राब कर देता है हमारा। हम बाहर से हैं और अगर कोई गर्म पानी आपको सर्व कर देना, ये क्या किया है, गर्म पानी दे दिया मुझे, इस लेवल तक हम इमोशनली अटैच्ड हैं ठंडे पानी से। तो ये जो है आप एक तो टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका तो अपना एक नुकसान है, लेकिन क्या ठंडा पानी भी नुकसान पहुंचाता है? जी हाँ, बहुत चिल पानी जो है बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बॉडी का एक टेम्परेचर है, आपके मैदे का एक टेम्परेचर है। जब आप उसमें उस टेम्परेचर को आप जो है वो मीट नहीं करते हैं और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालते हैं, बहुत ज़्यादा चिल वाटर डाल दिया आपने, डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। आप ये देखें, इत्तेफाक की बात है कि मैं चाइना में था तो हम खाना खा रहे थे, पूरे टेबल लोग बैठे हुए थे, तो उसने हमारे सामने ला के एक प्याली रखी और उसमें उसने गर्म पानी डाला लगे ना, तो मैं ये समझा शायद ये कुछ टी का चक्कर है। चाइना की बहुत अच्छी टी होती है, ग्रीन टी। अब इसमें कुछ लाके डालेगा तो फिर हम जो है पीना शुरू करेंगे। थोड़ी देर खाना शुरू हो गया, खाने के दौरान देखा कि जितने चाइनीज थे और हमारे कोलीग थे वो पीना शुरू हो गए। मैं परेशान हुआ कि मैंने कहा मेरी इसमें डालना भूल गया है। मैंने उससे पूछा गया इसमें कुछ डलेगा, उसने कहा नो सर ये इसमें है। तो पता लगा वो जितनी दफ़ा हम पिए थे वो दोबारा डाल के डाले भरे जा रहे थे वो साहब, और गर्म पानी पीने। तो चाइना में गर्म पानी पीने का रवाज है, लूक वार्म वाटर होता है, नीम गर्म पानी, जिसको वो खाने के दौरान पीते हैं। हमारी तरह नहीं, खाने के दौरान चिल, सबसे ठंडी बोतल ले आओ, सबसे ठंडी बर्फ डाल दो, बर्फ डाल दो, ग्लास को भी पसीना आ जाए। सबसे खतरनाक चीज़ है कि खाने के डाइजेशन के अमल में बहुत ज़्यादा जो है वो डिले प्रोसेस हो जाता है और मैदे में जो है वो बहुत सारी हैजान खेजियाँ होती हैं, जिसकी वजह से मैदा जो है फिर एहतियाज करता है। तो खाने के दौरान भी अगर आप कोई जैसे नॉर्मल पानी होता है गर्म, वो अगर इस्तेमाल करते हैं, या बहुत चिल वाटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नीम गर्म पानी, जिस तरह चाइना के हवाले से तो ये बहुत बात की जाती है कि वो लोग इस तरह का, इवन कि उनके यहाँ तो मिर्चों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मिर्चें इस्तेमाल भी करते हैं तो वो जो गोल वाली रेड चिलीज होती हैं वो उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज ब्लैक पेपर या वाइट पेपर ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सब्जियों को भी वैसे नहीं भूना जाता है, ये सब चीज़ें की जाती। अपना स्टाइल है उनका, हमारे खित्ते का अपना एक अंदाज़ है, अपना एक स्टाइल है। और लेकिन यहाँ के खाने दुनिया भर में मशहूर हैं, यहाँ के हमारे जायके। बट अगेन बात ये है कि आप अपनी रिवायतों को भी ज़िंदा रखें। हमारे कुछ ख़ानदान की पहचानें हैं, फिर हमारे कुछ इलाके हैं, उनकी अपनी कुछ खाने जो हैं वो उनकी शनाख्त हैं, बहुत अच्छी बात है। इस कल्चर को हमें और आगे लेकर चलना है। बट द पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा बैलेंस अगर हम कर लें तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये खाना आपके लिए इंजॉयमेंट हो, आपके लिए कोई तकलीफ का बाइस ना बन जाए। सिर्फ ये खाना पीना डॉक्टर साहब, ये लाइफस्टाइल इंसान को माजूरी तक ले आता है। देखें, खाने का भी स्टाइल है। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लोग पहाड़ों पर रहते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है वो चर्बी में खाना बनाते हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरत है, इतनी सर्दी होती है, उनका वो ना खाएं तो उनके लिए मुश्किल हो रहना। अब अगर वो चीज़ आप यहाँ हमारे सिंध में या इस तरह इतनी गर्मी वाले इलाकों में चर्बी में खाने खाएंगे तो अब क्या असर होगा? नहीं तो वो पहाड़ भी तो कैसे आप यूं देख रहे होते हैं, वो वहाँ पर चर्बी चुके होते हैं। तो उनको एनर्जी चाहिए ना। मैं खुद कश्मीर गई, मैं तो हैरान उन खवातीन को देख के, मैं कहूँ ये तो सुपर वुमन है। मैं देखती जा रही थी और वो पहाड़ों पे चढ़ती जा रही थी, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अच्छा, अब वो वहाँ वो चीज़ें खाते हैं जो इतनी प्योर ऑर्गेनिक होती हैं, लेकिन फिर वो उतनी मेहनत भी करते हैं। वो बर्न आप यहाँ खा लें, सुबह आप एक पराठा खा लें, आपका पूरा दिन ऐसे गुजरता है क्योंकि आपने ऐसा कोई मेहनत वाला काम ही नहीं करना। अभी एक रिसर्च हुई है, उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज में एक रिसर्च की थी कि वहाँ के लोगों की उम्र जो थी 100 साल से ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या वजह है, क्यों इतने ज़्यादा जो है लोग माशाल्लाह जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा उनकी डाइट प्लान, उनका डाइट जो थी वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड और इतनी ज़्यादा हल्की डाइट थी कि वो परेशान हो गए कि इससे ये खाते हैं सारे लोग यहाँ पर, वो सब्जियां हो गई, सनलाइट हो गई, बगैर ऑयल की चीज़ें खाते हैं वो। तो उन्होंने रिसर्च देखी कि जो लोग लाइट मील लेते हैं वो ज़्यादा अरसे जिंदा रहते हैं। वो एक रिसर्च है, जिंदगी मौत लगी खैर की बात है, लेकिन ये सब चीज़ें पोल्यूशन भी जो नहीं है, वहाँ पर सीनरीज है, जो वहाँ पर ब्यूटी है, जो वहाँ पे ग्रीनरी है, जो वहाँ पे फ्रेश आपको एयर मिलती है, वो पानी जो है वहाँ पर, लाइक वो
हकीकतन आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि रब की कुदरत जो है उसके नज़ारे हैं, सबको अब टेंशन ही ख़त्म हो जाती है वहाँ के। आप वहाँ देखें, आपको हर शख्स जो है वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लगेगा। इन मौसम का, इन नज़ारों का बड़ा असर पड़ता है इंसान के मूड पर। अब वो देखें वाइस वर्सा है, यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं। क्योंकि जो मोनोटोनस चीज़ होती है ना, ज़्यादा अरसे अगर आप एक माहौल में रहे तो आपको मज़ा नहीं आता। तो यकीनन अगर वहाँ के लोगों से आप बात करेंगे तो जी हर वक्त बर्फ पड़ जाती है। यहाँ आके भी उनको यही होता है कि भाई हमने वहाँ जाना है, वो उस जगह से ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जगह उनको अपनी तरफ खींचती है क्योंकि उसकी अपनी खूबसूरती है। फिर आपने जहाँ बचपन गुजारा होता है, अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके स्कूल लाइफ गुजरी होती है, तो उधर की एक अट्रैक्शन होती है। वैसे होती है डेफिनेटली। जैसे अब शहर का बंदा अगर वहाँ जाकर रहना शुरू कर दे, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता महीना तो रह सकता है, उससे बस घबराहट शुरू होती है कि मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। हालांकि वो रह लो भाई वहाँ पर नहीं रह सकता, वो वहाँ के खाने नहीं खा सकता, वहाँ का आबो हवा कितना एंजॉय करेगा। फिर उसके बाद दोबारा शहर में उसको आने की सोचती। इसी तरह जब वो लोग यहाँ आते हैं तो शुरू में उनको बहुत अच्छा लगता है कि शहर की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है ये, लेकिन बेचारे अल्टीमेटली फिर उनको वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, जब रमज़ान शुरू हुए थे तो मैंने ये बात डिस्कस भी की थी कि मेरे अपने कुछ लोग हैं जो जान पहचान के, उन्होंने प्लान किया कि भाई रमज़ान इस बार नॉर्दर्न एरियाज में जो है ना वो जाके, आप मुझे याद है आप ही थे मौजूद ना, तो अभी मेरी बात हुई 1-2 दिन पहले, उन्होंने कहा सना यहाँ तो इतने सस्ते होटल मिले हमें कोई नहीं था, होटल वाले खुद कहे थे नहीं आप आराम से जो है, तो कहने लगे बाकी दिनों में आओ तो ये बात नहीं करते मतलब सीधे तरीके से, और एक फिक्स रेट है क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है उस एरिया में और लोग बहुत ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये बेस्ट टाइम है कि अगर आपको जाना है, अगर आपको पास टाइम है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं है, तो अब रमज़ान में या इन डेज में जब इतना ज़्यादा रश नहीं होता तो आप, और अच्छी बात है अगर आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी आपका बर्डन कम हो जाता है तो हर शख्स चाहता है कि उसके पैसे बचे हो, अच्छा घूम फिर भी ले। सो ये इट्स नॉट बैड। तो ये कल परसों मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मजे का जो है वहाँ पर रमज़ान। तो ये वजह भी हो सकती है, दूसरी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कुछ मरी वगैरह में कोई वाकयात हुए हैं, इसकी वजह से लोगों ने जो वहाँ जाना जो है थोड़ा सा फैमिली के साथ अवॉइड कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है उसका, लेकिन ये कि कुछ काफी लोग मरी है वो तो बाकी आप हुंसा कागान है, वो एक इतना बड़ा एरिया है डॉक्टर साहब, वो इतना बड़ा एरिया है, कोई एक स्पेसिफिक अगर वहां से एक चीज हुई भी है तो मैं हुई होगी वहां पर और लोगों के कंसर्न होंगे और होने भी चाहिए जब आप इस तरह की खबर सुनते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने टूरिज्म को फरोग देना छोड़ दें या हम ये कहें कि हम उन नज़ारों को नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत बड़ी जगह है, इधर नहीं जाए आप उधर चले जाएं, नारायण का मतलब बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप जाके विजिट कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये जो हम एक जैसे सिस्टम में रह रहे होते हैं, सेटअप में रह रहे होते हैं, अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई इनको ना यहाँ से ले जाओ, इस माहौल से निकाल के ले जाओ। सो ये फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है, आपके जहन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिस्म पे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक माहौल में आप रहते रहते जो है वो अपने आप को जो कहते हैं ना अकोमोडेट कर लेते हैं। जब आपके बॉडी को चेंज चाहिए तो आपको फिर कहाँ जाएँ, उस माहौल से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। उन सीन्स को, उन मनाजिर को, उन आबो हवा को, उन खानों को आपने चेंज करना होता है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी कुछ छुट्टियां होती हैं, इवन के जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बाकायदा पैसे भी देते हैं और 1 महीने की छुट्टी भी देते हैं कि ज़बरदस्ती जाओ। वो नहीं कहते कि जी आप यहाँ बैठेंगे, नहीं, हमने आपको छुट्टी भी दी, पैसे दिए, आप जाए बाहर निकले यहाँ से, इस माहौल से बाहर निकले, परफॉर्म कर सकें, आप दोबारा से आपने ये नजाइज कर सकें अपने आप को। आपका जहन है थक जाता है, उसको आपको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो आप रिलैक्स कहाँ होंगे? ऑफिस घर ऑफिस, तो एक ही माहौल है ना, चाहे वो घर वालों को एक ही शक्ल नजर आ रही है और उसको भी एक ही शक्ल नजर आ रही है, तो वो चाहते हैं कि कहीं लेके बाहर जाएं और ज़रूर जाना चाहिए। अब तो 2017-18 में आप देखें टूरिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, एक रेशियो के मुताबिक, और फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा हुआ है, लोकल भी हुआ है, फॉरेनर्स का भी हुआ है। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में इतना नहीं है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ये लाजमी होता है कि वो अपने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो भी करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं कि आप जाएं। इवन वहाँ लोन्स दिए जाते हैं कि आप लोन लें, बैंक आपको लोन दे रहा होता है कि और जाएं, जाके एक्सप्लोर करें दुनिया को, क्योंकि उनको पता है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी, आपके नाज़रीन को पेश की ईद मुबारक। राइट जी, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक मिलेंगे आपसे, ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान।